नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 से 80। ये चौथा वीडियो है इस सीरीज में। एग्जाम भी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने एक लाइव सेशन किया था इंग्लिश में अपने दूसरे चैनल पे, एग्जाम भी के चैनल पे। जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% प्रिस्पिरेशन। आपको पसीना बहाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, 99% वो कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा थॉमस एडिसन कह रहे हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। पहला प्रश्न, mechanism used by RBI under its credit policy to provide states banking with it to keep the tide over the temporary mismatch of the cash flow। कौन सी मैकेनिज्म में RBI स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी देता है? तो सही आंसर है यहाँ पे वेज एंड मीन्स एडवांस। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चन मैंने बोले थे, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से आपको ये बीपीडिया आपको हेल्प करता है इस तरीके के स्टैटिक जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने जब लर्न अलोंग लिखा है बीपीडिया में, तो लर्न अलोंग में आपको ये डिटेल पता लग रही है कि वेज एंड मीन्स एडवांस मैकेनिज्म है आरबीआई द्वारा जो बैंकिंग में हेल्प करता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को जब कैश फ्लो की या सेंट्रल गवर्नमेंट को कैश फ्लो की जब ज़रूरत होती है कैश की, तो उसमें आरबीआई वेज एंड मीन्स के तहत ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो न्यूज़ आइटम था वो था RBI fixed WMA limit of state and union territories of 47,010 करोड़। ये न्यूज़ आइटम था, लेकिन WMA होता क्या है ये पर हमने आपको यहाँ पे इस तरीके से समझाया हुआ है। दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूँ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है RBI द्वारा जो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है कमर्शियल बैंक से और विदाउट गिविंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपको मालूम होगा लिक्विडिटी देने के लिए मार्केट में आरबीआई रेपो यूज़ करता है और एब्जॉर्ब करने के लिए रिवर्स रेपो। आप ये याद कर लीजिए, लेकिन रिवर्स रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपको बैंक को आरबीआई के पास रखनी होती हैं। और ये हमने देखिए लर्न अलोंग में फिर से मैंने बीपीडिया से बीपीडिया का लिया हुआ है कि आरबीआई लॉन्चेड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ 3.75%। लेकिन ये होती क्या है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है मार्केट में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई ने ये फैसिलिटी बनाई हुई है कि कमर्शियल बैंक थे वहाँ पे पैसे जमा कर सकते हैं। तो आरबीआई को इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? वो लिक्विडिटी देने के लिए होती है कमर्शियल बैंक को। एमएसएफ में जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेंगे, जब उन्हें पैसे की जरूरत होगी वो आरबीआई से पैसा लेंगे, तो इसमें लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है मार्केट में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिसेंट मीटिंग हुई थी जिसमें 40 BPS बढ़ा दिया गया था रेपो, उसके बाद ये जो रेट है आपको सारे याद रखने हैं। रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, रेपो रेट और एमएसएफ रेट और बैंक रेट। रिवर्स रेपो और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में डिफरेंस होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, ये मैंने आपको बता दिया। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी जो फैसिलिटी होती है जिसमें आप बोरो कर सकता है, बैंक बोरो कर सकता है आरबीआई से। कितना बोरो कर सकता है? मैक्सिमम 1% ऑफ द एनडीटीएल ऑफ द बैंक। ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, वो फिस्कल पॉलिसी का निम्न में से कौन सा हिस्सा नहीं है? फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे अलग होती है? आपको समझ में आती है ना। फिस्कल पॉलिसी में बात होती है गवर्नमेंट द्वारा टैक्सेशन की, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, ये सब चेंज करके आप याद रखिए फिस्कल पॉलिसी हमारे यहाँ पे हमारे देश में होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। और आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो CRR, SLR ये सब आरबीआई चेंज करता है। रेपो, बैंक रेट, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी टूर है। तो SLR जो है मॉनेटरी पॉलिसी टूर है, लेकिन टैक्सेशन जो है, कस्टम ड्यूटीज जो हैं, प्लान एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करती है। ये देखिए हमने लर्न अलोंग में यहाँ पे समझाया हुआ है। ये आपको करना है कि बीपीडिया को रेगुलरली पढ़ना है। बट यहाँ पे आपको बताना ही चाहता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन का समय बचाना है, यू हैव टू प्रिपेयर 50% फास्टर, तो एग्ज़ाम भी पे जो आपको पर्सनलाइज स्टडी का प्लान मिलता है वो आपका समय बचाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं एक क्रिस्प नोट, शॉर्ट नोट्स हैं, वीडियो छोटे हैं 15 मिनट के वीडियो, क्विजेज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो मैच करती हैं लास्ट ईयर के डिफ़िकल्टी लेवल को, और बीपीडिया अभी मैंने आपको दिखाया ऐसा करंट अफेयर्स है। इसके अलावा है मेक माई टेस्ट, जिसमें आप वो टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो आप
के लेवल की प्रिपरेशन को दिखाता है। अगर ज़्यादा मुश्किल का टेस्ट करोगे तो आपको लगेगा आप डिमोरलाइज हो रहे हो, आप कुछ तैयारी कर ही नहीं रहे हो। ज़्यादा इजी करोगे तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन आपका टाइम वेस्ट कर रहे होगे। तो अपनी डिफ़िकल्टी लेवल का टेस्ट करना है। ये प्रश्न मैंने 60 नंबर जो प्रश्न लास्ट वीडियो में पूछा था आपसे कि क्या लिमिट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अंडर द VRR, ये लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है? तो आंसर है इसका 2.5 लाख करोड़ कर दी है। पहले ये 1.5 लाख करोड़ थी, अब 2.5 लाख करोड़ हो गई है। और FPI कैन ट्रांसफर देयर इन्वेस्टमेंट मेड अंडर द जनरल इन्वेस्टमेंट लिमिट टू VRR एंड थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट, दो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट एलिजिबल, इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ट्रेड फंड हैव बीन स्पेसिफिकली अलाउड। तो ETFs में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउ किए गए हैं। आज का पहला प्रश्न देखा जाए तो ये है, RBI ने अलाउ किया है कि जो बैंक हैं NBFCs को कितना % तक फर्दर ऑन लैंडिंग के लिए लोन दे सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। तो अगर होता क्या कि ये कोई NBFC है वो हाउसिंग लोन करती है, तो उसको बैंक लोन दे रहा है और अल्टीमेटली वो हाउसिंग के लिए जा रहा है या वो एग्रीकल्चर के लिए जा रहा है, तो वो होता है ऑन लैंडिंग फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। तो कितना % ऑफ द टोटल PSL ऑफ द बैंक, देखिए इसमें डिनोमिनेटर ANBC नहीं है, बाकी जगह क्या होता है ANBC होता है। आई विल कम टू दैट ANBC क्या होता है। 5% जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है बैंक का, मैक्सिमम उतना तक का लैंडिंग बैंक NBFC को कर सकता है फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर। आपको समझ में आ गया होगा। लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू NBFC एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक टू NBFC MFI फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग टू सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर वाज परमिटेड अप टू March 31, 2022। तो इसमें सिनर्जी बनाए रखने के लिए RBI ने अलाउ किया है कि ये फैसिलिटी को हम ऑनगोइंग बेसिस पर रखें। और इसके लिए आपने RBI ने क्या किया, बैंक क्रेडिट टू NBFC इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो किया है फॉर ऑन लैंडिंग विड बी अलाउड अप टू लिमिट ऑफ 5% ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स PSL। और अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो क्रेडिट लिमिट दिया है MFI को, NBFC MFI को। कौन सी MFI? जो SRO में रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज्ड बाय द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में ओवरऑल अप टू लिमिट ऑफ 10% फॉर इंडिविजुअल बैंक टोटल PSL, यहाँ पर ये लिमिट 10% की हुई है। तो Tier 2 कैपिटल का हिस्सा इनमें में से कौन नहीं है? और इसमें सही आंसर है कैपिटल रिजर्व, क्योंकि Tier 2 कैपिटल क्या होती है, ये नॉन कोर कैपिटल है। Tier 1 कैपिटल आपकी कोर कैपिटल है। आपके बासल 2 और बासल 3 में ये सब गाइडलाइन दी हुई है, बट आपको ब्रीफ समझने एग्जाम पर्पज से कि Tier 1 और Tier 2 कैपिटल जो होते हैं ये बासल नॉर्म्स के अंदर में है। Tier 2 में ये सब हैं अनडिस्क्लोज रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल लोन लॉस रिजर्व, हाइब्रिड कैपिटल जो होते हैं जैसे डेट और इक्विटी के हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या और कोई सबऑर्डिनेटेड डेट है, सबऑर्डिनेटेड डेट जो डेट से नीचे है, ठीक है। यानी कि जो प्योर डेट होता है सबसे ऊपर रखा था, अगर कंपनी कभी लिक्विड होती है, कंपनी को प्रॉब्लम होती है, उसे डेट वापस करना पड़ता है। तो जो इक्विटी के पास है, डेट और इक्विटी के बीच में कुछ टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सबऑर्डिनेटेड डेट भी यहाँ होता है, जबकि जो प्योर इक्विटी होती है वो कहाँ होती है, Tier 1 में होती है। कैपिटल रिजर्व जो है प्योर इक्विटी है, तो ये कैपिटल Tier 1 कैपिटल कहलाएगी। और बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन Tier 2 कैपिटल एटलीस्ट 2% ऑफ द RWA रिस्क वेटेड एसेट ऑन ऑनगोइंग बेसिस। RBI ने रिसेंटली 6 एप्लीकेशंस को ऑन टैप बैंक लाइसेंसेस पर रिजेक्ट किया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में? आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एक एक ऑप्शन को पढ़ने के लिए। मैं करेक्ट आंसर पे आता हूँ। 4th वाला करेक्ट नहीं है। प्रमोटर को 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया है। ये ऑन टैप लाइसेंसिंग पॉलिसी हुई थी यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए 2016 में, ये एकदम ठीक है। ऑन टैप लाइसेंसेस दिए गए स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 2016 में जब ये पॉलिसी आई थी उस समय डॉक्टर रघुराम राजन RBI गवर्नर थे। उनके टाइम में डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस की बात हुई थी जब स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी देश में, ये भी आपको याद होना चाहिए। और एप्लीकेशंस जो होती हैं दी जाती हैं स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी को, जो RBI द्वारा बनाई गई है। तो ये जो स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी है, ये कमेटी रिकमेंड करती है
और एलिजिबल प्रमोटर जैसा हमने बताया 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 15 साल का नहीं चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है अगर आपको एक यूनिवर्सल बैंक खोलना है। यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? जो सारी बैंकिंग एक्टिविटीज कर सकता है, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, पहले ये प्राइवेट बैंक आए थे, उसके बाद 2004 में यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, और उसके बाद 2015 में आपके बंधन बैंक और IDFC बैंक आए थे, तो यूनिवर्सल बैंक है। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर है तो उसके लिए आपको 300 करोड़ की कैपिटल चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया था RBI ने। PM किसान स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अमाउंट पर साल ट्रांसफ़र करती है और कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट में करती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और ये उन फार्मर्स को किया जाता है, सभी फार्मर्स को किया जाता है जिनको ज़रूरत है, कोई इसमें लैंड होल्डिंग की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 6,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 2-2 हज़ार रुपये के एक इंस्टॉलमेंट बनती है, तो 2,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट आती है और 3 बार ये दिया जाता है साल में, तो टोटल 6,000 रुपया इसमें भारत सरकार देती है आपको एक मिनिमम इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और डायरेक्टली क्रेडिट होती है इंस्टॉलमेंट फार्मर्स के बैंक अकाउंट में। PM स्वनिधि स्कीम जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, वो आपसे पूछा गया है। अगर आपको PM स्वनिधि का फुल फॉर्म पता है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर्स, तो स्ट्रीट वेंडर्स है तो वर्किंग कैपिटल लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। इस ऑप्शन में तो कोई अच्छा टर्म लोन या ऐसा कुछ था ही नहीं, स्ट्रीट वेंडर्स का ऑप्शन ही एक था। तो स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल लोन, जो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं लोग, उन लोगों को आजीविका का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पेंडेमिक में बहुत उन लोगों के बिजनेस अफेक्ट हो गए थे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये स्कीम शुरू की। एज पर द रिवाइज्ड MSME डेफिनेशन, तो MSME की डेफिनेशन क्या है? इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है, और 2 डेफिनेशन है MSME डिफाइन करने के। एक है एज पर द टर्नओवर, यहाँ पर आपसे टर्नओवर पूछा गया है, और दूसरा है एज पर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, कितना उसमें लागत लगी है जब आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाया। तो मीडियम साइज की अगर हम बात करें तो 250 करोड़ से कम के टर्नओवर को हम MSME में ला सकते हैं। मीडियम साइज 250 करोड़ से कम हुआ, और 50 करोड़ से अगर नीचे है तो वो स्मॉल हो जाएगा, 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो वो माइक्रो हो जाएगा। प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट ये जो है इसकी लिमिट 1 करोड़ से कम, 10 करोड़ से कम और 50 करोड़ से कम है स्मॉल, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के। वो बैंक सर्टिफिकेट जिससे कोई एक कंपनी जो है एक से ज्यादा देशों से अपने जो शेयर्स हैं उनको रख के पैसा रेज कर सकती है, जो शेयर सर्टिफिकेट एक से ज़्यादा देशों में इशू किया जाता है किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनेशनल बैंक, उसको हम बोलते हैं GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो इसमें होता क्या है, अगर सपोज एक कंपनी है, मान लो कोटक महिंद्रा बैंक है और वो इंडिया में ही केवल लिस्टेड है, अगर हमको कोटक महिंद्रा बैंक को बाहर से पैसा उठाना है तो हो सकता है वो सिटी बैंक से बोले कि आप हमारे शेयर्स ले लीजिए, और उन शेयर्स को एक पूल बना के आप उसके अगेंस्ट सर्टिफिकेट इशू करो, और आप लंदन मार्केट से पैसा उठाओ, शंघाई से उठाओ, न्यूयॉर्क से उठाओ, शिकागो से उठाओ, दुबई में उठाओ, अलग अलग जगह आप वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज पे इस शेयर सर्टिफिकेट को लिस्ट कर दो, बैंक सर्टिफिकेट को लिस्ट कर दो, उसको बोलते हैं हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। और अगर वो सर्टिफिकेट केवल US के एक्सचेंजेस में जा रहा है तो उसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट, बिकॉज मोर देन 1 कंट्री लिखा हुआ है प्रश्न में। CBLO बंद कर दिया RBI ने 2012 में, और 2018 में उसकी जगह पर निम्न में से किसको लाया गया, किसने रिप्लेस कर दिया CBLO को? तो उसका सही आंसर है ट्रैप्स। ट्रैप्स का फुल फॉर्म है ट्राई पार्टी रेपो। ये रीपर्चेज मैकेनिज्म है जिसमें ट्राई पार्टी इन्वॉल्व है, और तीसरी पार्टी जो ऑथराइज्ड है इसमें वो कौन है? CCIL। RBI ने जो एक एक्सपोजर का कैप लगाया है NBFC पे कि किसी सर्टेन बोरोवर के लिए, सिंगल बोरोवर के लिए कितना % तक कैप होना चाहिए और कब से ये कैप अलाउड है, तो 25% का मैक्सिमम एक्सपोजर होना चाहिए अक्टूबर 1, 2022 के बाद। सिंगल बोरोवर कैप ग्रुप के लिए जो है वो 25% है, ग्रुप के लिए 25% है, और इंडिविजुअल होगा कोई तो 20% है। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल कंपनी भी इंडिविजुअल हो सकती है, ग्रुप हम बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस ग्रुप हो गया,
टाटा ग्रुप हो गया, अब टाटा केमिकल्स एक कंपनी है, टाटा मोटर्स अलग कंपनी है, तो इन सबको मिला के 25% से ऊपर एक्सपोजर नहीं जाना है। एनबीएफसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डोंट कंफ्यूज विद बैंक, बैंक के लिए अलग से आप पढ़ना। एनबीएफसी के केस में किसी इंडिविजुअल एंटिटी को मैक्सिमम 20% और पूरे ग्रुप को मिला के 25% से ऊपर नहीं, और ये एक्सपोजर कैप हेल्प करते हैं जब प्रॉब्लम आती है। सपोज किंगफिशर हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी ना, अगर किसी एक बैंक का किसी एक एनबीएफसी का 90% किंगफिशर ग्रुप को लोन है, तो वो तो जब किंगफिशर डूबेगा वो एनबीएफसी भी डूब जाएगी, वो बैंक भी डूब जाएगा। तो इसको रोकने के लिए एक्सपोजर कैप लगाए जाते हैं। फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स, प्रश्न ये है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। फार्मर्स जो सपोर्ट चाहिए पता उन्हें, जब प्रॉब्लम आती है, जब वेदर कंडीशंस की वजह से क्रॉप फेलियर होती हैं, तो पर्टिकुलर डेटा नहीं मिलता है। तो ये जो इंडेक्स डेवलप किया, ये नाबार्ड ने डेवलप किया है, और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फार्मर डिस्ट्रेस के चलते जो उनका क्रॉप लॉस होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन उन्हें बहुत बार लोन वेवर का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। मोर देन 60% ऑफ द वेरी हाई डिस्ट्रेस फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट। इसीलिए नाबार्ड ने ये इंडेक्स शुरू किया है जो फ्रीक्वेंसी बताता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा ऑन वेदर कंडीशन, जिसमें आपका रेन, मानसून और सॉइल मॉइस्चर, ये सारे डेटा आते हैं फार्मर को, जिससे कि इंश्योरेंस क्लेम में बेनिफिट हो, उनको एडिक्वेट बेनिफिट मिल पाए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स के हिसाब से जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन्हें अपना एग्रीकल्चर में एक्सपोजर बढ़ाना है प्लान्ड मैनर में। तो पहले तो आपको पीएसएल पता होना चाहिए, 40% होता है। पीएसएल के अंदर जो एसएमएफ, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी है, उसको लोन का एक्सपोजर बढ़ाना है, तो वो है करना आपको 10% 2023-24 तक। ये प्रश्न पूछा था 23-24 तक, तो आप ये टेबल याद कर लीजिए, हमने अपने नोट्स में क्लियरली दी हुई है। ऐसे 8% दी है 2021-21 में, 20-21 में, और 21-22 में हो गई 9%। अभी 9% करना है, 9% ऑफ ANBCN और CEOB। अच्छा, आपको CEOB का फुल फॉर्म पता है? ANBC शायद बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन एक्चुअल गाइडलाइन क्या है, इन दोनों में से जो भी बड़ा हो, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। जो ऑफ बैलेंस शीट होता है, मतलब क्या होता है, बैंक गारंटी, LC या डेरिवेटिव एक्सपोजर जो हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होते हैं, जो एक तरीके की गारंटीज हैं। आपने लोन नहीं दिया बैंक ने, लेकिन वो आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाते हैं, कभी आपको एक्सपोजर हो सकता है किसी केस में। तो उसमें से जो भी बड़ा हो उसका 18% करना है टोटल एग्रीकल्चर में, और उसका 40% करना है आपको टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। स्मॉल मार्जिनल फार्मर करना है अभी इस ईयर 9%, फिर 9.5 नेक्स्ट ईयर, और 2023-24 तक आपको 10% लेके जाना है। इसके अलावा सेम वीकर सेक्शंस में भी ईयर वाइज यहाँ पे टारगेट हैं आपको बढ़ाने हैं 10, 11, 11.5 एंड 12%। माइक्रो एंटरप्राइज में सेम 7.5% है। इनमें से कौन सी चीज़ सही है फाइनेंस कमीशन के बारे में? तो फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग में कन्फ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। एक्चुअली पहले प्लानिंग कमीशन होता था, तो उस समय ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग बनाया गया। लेकिन फाइनेंस कमीशन के बारे में ये पूछा गया है कि ये पॉलिसी का थिंक टैंक है भारत सरकार का, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ग्रांट और एड्स होती हैं वो डिवाइड करता है आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये एकदम सही बात है, और ये बताता है कि किस तरीके से यूनियन और स्टेट में टैक्स प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हमेशा आप सुनते हो, अखबार में आता रहता है, GST के लिए लड़ाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कितना % शेयर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपका फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 230 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई शक नहीं होना चाहिए। IRB अप्रोच जो है, एडवांस IRB अप्रोच, किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है? तो इसका नाम समझिए, इसका नाम क्या है, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। तो इसमें आंसर तो क्रेडिट रिस्क यहाँ पे, और इंटरनल रेटिंग बेस्ड मतलब जो बैंक हैं उनको ये बोला गया कि आप खुद से रेटिंग कीजिए। एक्सटर्नल क्या होती है, अगर बैंक रेटिंग एजेंसी सपोज क्रिसिल से रेटिंग कराएगा, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ बोले खुद रेटिंग करो और निकालो आप। ये इंपॉर्टेंट है फेज 2 के लिए। PD, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट क्या है, यानी कि कितने चांस है इसके डिफॉल्ट होने के। से आपने बोला 40% प्रोबेबिलिटी है, और जब ये मेरा डिफॉल्ट होएगा उस समय तक मेरा एक्सपोजर क्या होगा। मैंने 100 करोड़ का लोन दिया था, लेकिन उस समय तक 60 करोड़ ही बचेगा। लॉस गिवन एट डिफॉल्ट क्या होगा, अब मेरा 60 करोड़ में से लॉस कितना होगा, सारा 60 का 60 करोड़ लॉस नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो मैंने सिक्योरिटी ले रखी है, माना 20 करोड़ की सिक्योरिटी ली है या 30 करोड़ की सिक्योरिटी ली है,
तो मेरा मैक्सिमम लॉस जाएगा 30 करोड़ रुपए, अगर मैंने 30 करोड़ की सिक्योरिटी ली है। तो ये सब पैरामीटर्स को निकाल के आप जो है इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच में निकाल पाते हो कि कितना मेरे को यहाँ पे क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क निकालने के लिए यूज किया जाता है इंटरनल रिस्क बेस्ड रेटिंग बेस्ड मेथड, IRB में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ट्राइफेड के बारे में कि 97 में सेटअप किया गया कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, करेक्ट। इट इज नेशनल लेवल एपेक्स बॉडी क्रिएटेड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये भी सही बात है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में ही ये आता है। ये तीनों बातें सही हैं ट्राइफेड के बारे में। इनमें से कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है? आपको सारे सार्क मेंबर कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए। अल्फाबेटिकल चलते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू, नेपाल में, क्योंकि नेपाल एक न्यूट्रल सा कंट्री है, इसलिए ऐसी जगह हेडक्वार्टर रखा गया है। अच्छा तरीका ना याद करने को न्यूट्रल कंट्री में रखा गया है। और 85 से एस्टेब्लिश्ड है सार्क कंट्रीज का ये जो ग्रुप है, ढाका में शुरुआत हुई थी। इट्स ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन। बॉन्ड विच इज एक बॉन्ड जो इशू किया जाता है टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी, एनवायरमेंटल बेनिफिट के लिए इशू किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आसान ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो कि उसको हम ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। और ग्रीन बॉन्ड जो है उस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है जहां पर पॉजिटिव कैश फ्लोज हों फॉर द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट को बेनिफिट हो रहा है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, बेनिफिट है वाटर का, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्लूडिंग वाटर एंड ग्रीन, सस्टेनेबल लैंड यूज इंक्लूडिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एंड सस्टेनेबल एफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनी अदर कैटेगरी। 2022-23 में गवर्नमेंट ने सोवरिन गोल्ड ग्रीन बॉन्ड को अलग से मोबिलाइज करने के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इशू दिया है, एंड ये गवर्नमेंट जो है हेल्प करेगी कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इन चार में से एक नहीं है बजट प्रपोजल का, रिसेंट बजट प्रपोजल का, और आप इसमें कंफ्यूज होने वाले हो क्योंकि ऑप्शन ऐसे आपको लगेगा ये सभी काम करने वाली गवर्नमेंट सब काम करने वाली है। बट प्रश्न क्या है कि कौन वो चार जो प्रायोरिटीज बताई गई इस रिसेंट बजट में उनमें से वो नहीं है। डेटा बहुत पढ़ लोगे लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, वो नहीं आ रहे आपको, क्योंकि आपने ये नहीं सीखा कि पढ़ना कैसे है। यहाँ पर आंसर है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये स्लोगन नहीं था इसका। चार क्या थे यहाँ पे? PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, ये चार यहाँ पे इम्पोर्टेंस थे। प्रोडक्ट पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबर के हटने के बाद RBI ने सभी को बोला है जो लाइबर से अटैच थे कि आप रिवाइज ऑल इन कॉस्ट सीलिंग टू मैक्सिमम ECB फॉर एग्जिस्टिंग ECB और ट्रेड क्रेडिट। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और ट्रेड क्रेडिट जो होते हैं वो उनकी प्राइसिंग लाइबर पर लिंक होती है। तो लाइबर जो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट हुआ करता था, लाइबर का फुल फॉर्म, उसको यूज करके उसको चेंज करके इन्होंने बोला कि ARR करेंगे। ARR इज अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। इनमें से कौन सा सही है ड्यूरेशन निकालने के लिए? 5 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड की। ये बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। तो 5 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड है तो वो आपको यील्ड तो जीरो देगा। देखिए आपने अगर यहाँ कितना भी कैश फ्लो डाल दो, आप 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो, ईयर 1 में जीरो आया, ईयर 2 में जीरो आया, ईयर 3 में जीरो आया, और 4 और 5 में भी जीरो आएगा, 5 में आएगा। ये जीरो कूपन बॉन्ड है तो इसकी फेस वैल्यू 100 है, तो 5 में आपको पूरा 100 करोड़ वापस हो जाएगा। लेकिन आप इसमें इन्वेस्ट क्यों करोगे? क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करोगे तो 100 करोड़ नहीं लगाना पड़ेगा आपको। ये फेस वैल्यू से डिस्काउंट में बिकता है, तो आपको 95 करोड़ रुपया सपोज लगाना पड़ा या 92 करोड़ रुपया लगाना पड़ा आंशिक। तो यहाँ पे आपको फेस वैल्यू जो है 5 साल बाद पूरा आपको 100 करोड़ वापस मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न है ड्यूरेशन के बारे में। तो 5 ईयर बॉन्ड की ड्यूरेशन कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि बहुत फास्ट ग्रो करने लगते हैं। और ये प्रश्न आपको जवाब देना है, व्हाट इज द लिमिट अप टू विच डिपॉजिट टेकिंग NBFC कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एज पर द RBI गाइडलाइन। मैंने बात करी थी पिछले वीडियो में कौन सी डिपॉजिट टेकिंग एक्सेप्टिंग NBFCs होती हैं,
आपको बताना है कि वो अपने नेट ओन्ड फंड का NOF का कितना % कितना टाइम तक डिपॉजिट ले सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके कोई और प्रश्न हो तो फील फ्री टू राइट टू अस। आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप नीचे दिए गए लिंक से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।